नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। और आज का एपिसोड जो है वो हर किसी के लिए है। हर किसी के लिए क्यों? जो कम से कम शादीशुदा हैं उनके लिए है, और जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए है, जो शादी करना चाह रहे हैं उनके लिए है, और जो इसके बारे में सोच भी रहे हैं उनके लिए भी है। यानी बड़ा खास एपिसोड है, शादी से लिंक रखता हुआ। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये जो नंबर है ये आपके लिए है। गुड लक रिपोर्ट के लिए भी ये नंबर है, अपॉइंटमेंट के लिए भी ये नंबर है, मिलने आने के लिए भी ये नंबर है, और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए भी ये नंबर है। तो आपके लिए चीज़ें जो है वो ईजी कर दी गई हैं, और टिप ऑफ द डे भी होगी। बहुत सारी बातें जो हैं इस प्रोग्राम में होती हैं, बहुत सारे खास अहम पहलू हैं इस प्रोग्राम के, जो कुछ रीतें हैं जो हर बार निभाई जाती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि आजकल जो है मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले रही हूँ। उसका कारण पता क्या है? उसका कारण ये है कि सुनील जी से ज़्यादा बातें समझने को मिल जाती हैं, इससे हमारा फ़ायदा हो जाता है मेरे कम बोलने से। सो पहले स्वागत कर लेते हैं, और मेरे सवाल में ही आज का टॉपिक भी छुपा हुआ होगा, और जिसको रिवील करेंगे सुनील जी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पुनीत जी। नमस्कार। सुनील जी, आजकल हम जब भी बात करते हैं तो कभी भी जब कुंडली भी दिखाने आते हैं, या आपस में मियाँ बीवी की नहीं बन रही होती तो भी कुंडली दिखाने आते हैं, शादी से पहले भी कुंडली दिखाने आते हैं, बाद भी कुंडली दिखाने आते हैं, तो उसमें एक चीज़ जो है बड़ी इम्पैक्ट करती है, वो है आपके स्पाउस की नेचर कैसी है, आपकी बीवी की नेचर कैसी है, आपके हस्बैंड की नेचर कैसी है। वैसे तो आप चाहते हैं कि आप पहले जान लें कि मेरे होने वाले की नेचर ऐसी है, लेकिन बाद में भी कुछ ऐसी तकरारें हो जाती हैं कि साथ रह के भी आप बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते। सबसे पहले नेचर अहम कितनी है, और दूसरी बात ज्योतिष इस नेचर के बारे में क्या कहता है? पुनीत जी, ये ना बहुत ज़रूरी टॉपिक उठाया आज आपने। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी कि लोग पूछते हैं कि सर मेरा होने वाला पति कैसा होगा, या कई जेंट्स पूछते हैं कि लड़के पूछते हैं कि मेरी होने वाली बीवी कैसी होगी, नेचर कैसी होगी। तो आज उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ये मैं राशियों के ऊपर बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि जब कुंडली टू कुंडली वेरी करता है कि नेचर कैसी होगी, राशियाँ कैसे इस पर काम करती हैं, राशि कैसे देखी जाएगी, उसमें नेचर क्या निकल के आएगी, वो मैं आपको बताऊँगा। अगर इसमें प्लेनेट को रख दिया जाए, उस राशि में प्लेनेट को रख दिया जाए, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाएंगे। तो बात करूंगा बेसिक सी मैं बात करूंगा, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको आज अवेयर करने जा रहा हूं कि आप कम से कम समझ सकें कि वो नेचर कैसे का इंसान होगा जो आपकी ज़िंदगी में आना है, और जिससे आपकी ज़िंदगी चलने वाली है। डिवोर्स हो रहा है, ज़िंदगी चल रही है, लाइफ आगे उसका सर्वाइव करेगी नहीं करेगी, वो बात की बातें हैं। ये सिर्फ नेचर की बात हो रही है। इसको सिर्फ नेचर के ज़रिए से ही देखिएगा, नेचर के ही नज़रिए से इसको जो है आपने समझने की कोशिश करनी है। सबसे ज़रूरी पार्ट जो आपकी कुंडली के अंदर होता है वो होता है आपका मैरिज का घर, 7वां घर, 7th हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। 7th हाउस जो है वो उससे बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। आपकी लीगल पार्टनरशिप देखी जाती है, शादी देखी जाती है, नाना का घर होता है, बच्चों की कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि पंचम प्रोजेनी यानी कि बच्चे से तीसरा बच्चे वाले घर से तीसरा घर जो है ये 7वां घर पड़ता है। तो ये कम्युनिकेशन ऑफ द चाइल्ड भी आपका ये होता है। डेली इनकम होती है, इसमें वकालत देखी जाती है, एडवोकेसी देखी जाती है, कंसल्टेशन भी देखी जाती है। हालांकि कंसल्टेशन 5th हाउस भी है, लेकिन 7th हाउस भी इसमें कंसल्टेशन में देखा जाता है, व्यापार देखा जाता है, बहुत सारा कुछ इस घर से देखा जाता है। अब बात कर रहे हैं नेचर स्पाउस की कैसी होगी। मेष से शुरू करूंगा। मेष ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है, और कुछ जो स्टडी का पार्ट, कुछ मेरा तजुर्बा, ये मैं आपको आज परोस के दे रहा हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। अगर आपने ज़्यादा डिटेल में जाना है तो प्लेनेट को, जो प्लेनेट वहाँ पड़ा हुआ उसके करेक्टरिस्टिक्स को राशि के साथ मैच करना पड़ेगा, फिर नेचर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ राशि पे बात करूँगा। सबसे पहले राशि जो आपकी है वो है मेष राशि, यानी कि 7th हाउस में 1 नंबर लिखा हो तो आपको स्पाउस कैसा मिलेगा। अब आपकी कुंडली में 1 नंबर 7th हाउस में 7th भाव में लिखा हुआ है। मेष किसके स्वामी कौन हुए? मंगल। साइन कैसा हुआ? मार्शल। तो टेम्परामेंट थोड़ा हाई और थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि मेष की जो नेचर है, मंगल की नेचर है थोड़ी स्ट्रिक्ट है, थोड़ी क्या ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। शनि तो शायद माफ़ कर दें, मंगल माफ़ नहीं करते। मंगल को तो जो ड्यूटी असाइन हो गई है वो उसको करके ही छोड़ेंगे, और फोकस बिल्कुल सीधा है कि जगह जो है फलानी जगह फतेह करनी है तो करनी है। रास्ते में छोटी मोटी ऑब्स्टेकल्स आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सॉल्व करते जाएंगे, और फोकस जो है पूरा टारगेट जो है वो बिल्कुल आंखें टारगेट के ऊपर होंगी। सो मेष लगन वाले थोड़ा सा एग्रेशन नेचर वाले होते हैं। सो टेम्परामेंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यहाँ कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। हो सकता है डोमिनेटिंग नेचर भी मिल जाए, क्योंकि आपका स्पाउस आपका 7th हाउस बता रहा है, तो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर यहाँ पे हो सकता है।
एग्रेशन लेवल हाई होगा, समझना पड़ेगा, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करके चलेंगे, रिलेशनशिप बहुत दूर तक निपते हैं। खैर बाकी प्लैनेट्स के रोल भी होता है, ये राशि की बात कर रहे हैं। नंबर 2 वृषभ टॉरस, जो आपके सेकंड नंबर राशि वो आ जाए अगर आपके 7th हाउस में, तो नेचर ऑफ जो स्पाउस का नेचर होगा, नेचर ऑफ स्पाउस जो होगा वो होगा लॉजिकल। 2 नंबर राशि रिसोर्सेज की राशि भी है, सो ये बड़ी लॉजिकल होते हैं। मियाँ बीवी लड़का हो तो लॉजिकल होगा, लड़की होगी तो लॉजिकल होगी, लॉजिक्स के ऊपर काम करेंगे और आपको यूजलेस बातें उनसे आप नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा क्योंकि फैमिली की राशि है, कुटुंब का ये जो है स्थान है, 2 नंबर राशि कुटुंब की राशि है, तो कुटुंब को लेके थोड़े से लॉजिकल ज़्यादा रहते हैं और अपनी फैमिली को लेके सीरियस रहेंगे, अपने रिलेशनशिप को लेके सीरियस रहेंगे, इस रिश्ते को लेके थोड़े सीरियस रहेंगे। आप कैसे हैं वो लड़की की या लड़के की कुंडली में है, लेकिन आपकी वाइफ या हस्बैंड कैसा है वो आपकी कुंडली बता रही है। सो लॉजिकल चलना पड़ेगा और प्रिसाइजली चलना पड़ेगा, बात को समझना पड़ेगा, अगले की बात को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बात करता हूं 3री नंबर राशि की। 3rd राशि जो है वो है बुध की राशि, मिथुन राशि। अब मिथुन राशि क्या है? कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं स्पाउस थोड़ा सा कम्युनिकेशन में उसमें कोई प्लैनेट पड़ा हो वो कैरेक्टरिस्टिक साथ में जुड़ जाएगा। राशि की मैं बात करूं तो थोड़ा सा बड़बोला भी होता है, कम्युनिकेशंस में विश्वास रखता है, बात करके बात को सॉल्व करने की कोशिश करता है ऐसा इंसान, तो थोड़ा सा बातूनी भी हो सकता है क्योंकि बात ही कम्युनिकेशन की हो रही है, राशि कम्युनिकेशन की है, तो यहाँ पे आपको बात करके मैटर को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हंस रहे हैं, बड़ी अच्छी लाइफ चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस चीज़ को बात करके उसको सॉल्व करने की कोशिश आपके स्पाउस की तरफ से जो है की जाएगी। 4 नंबर राशि की बात करता हूं, कर्क की। कर्क राशि जो है समवेयर, क्योंकि मून इसके लॉर्ड हैं, समवेयर इमोशनल ज़्यादा होते हैं, इनको इमोशनल सपोर्ट जो है वो देनी पड़ती है। इमोशनल सपोर्ट से ऐसे इंसान के साथ मैटर को सॉल्व किया जा सकता है। सो आपका जो जीवन साथी होगा वो इमोशनल ज़्यादा होगा, इस रिश्ते को लेके इमोशनल ज़्यादा होगा। कंफ्यूज, बार बार कह रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएंगे जब इसके अंदर कोई प्लैनेट रख दिया जाएगा, राहु रख दिया जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएंगे, मंगल आ जाएगा इसके अंदर, मंगल ग्रह आ जाएगा इसके अंदर, तो चेंज हो जाएंगी कैरेक्टरिस्टिक्स। और कोई भी प्लैनेट अगर वहाँ यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आके उनका कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर देगा। सो इन फर्स्ट गो वो थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा होगा, इस रिश्ते को लेके इमोशनलनेस, जो इमोशंस होंगे उसके वो ज़्यादा होंगे। आप अगर इमोशनलेस हुए तो आपके लिए दुविधा खड़ी हो सकती है, इमोशंस को समझना पड़ेगा। नंबर जो है आगे बात करता हूं 5 नंबर की, सिंह राशि वालों की। सिंह राशि अपने आप नेम में ही अपना डेफिनेशन दे रही है। सिंह बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाते, बाउंड्रीज से मतलब इनका एक दायरा होता है, जो रूल्स क्रिएट कर दिए गए, जो बाउंडेशंस क्रिएट कर दी गई, जो बाउंड्रीज बन गई, उस बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाते। सिंह राजा है, राजा की जो साम्राज्य होता है उसमें कंडीशंस होती हैं, उसमें लिमिटेशंस होती हैं, उस साम्राज्य के अंदर रूल्स होते हैं, उस रूल से बाहर नहीं जाता। तो इसको, इस राशि को अगर आप स्पाउस के रूप में देखें तो ऐसे इंसान को बड़ा ही कहते हैं कि लिमिट्स में रहने वाला, बाउंड्री से बाहर ना जाने वाला, लिमिटेशंस रख के चलने वाला इंसान जो आपको आपकी लाइफ में आएगा। नेचर हो जाएगी सिंह राशि की। सिंह राशि वाले बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी होते हैं, गुस्सा भी इनको बहुत ज़्यादा होता है, ये जिस चीज़ को ठान लें उसको पूरा करके छोड़ते हैं, जैसे मर्जी कंप्लीट करें लेकिन करें, क्योंकि राजा का काम क्या है? प्रजा की रक्षा करनी, जैसे मर्जी करनी। कोई आपदा आएगी तो राजा सबसे पहले आगे स्टैंड लेगा, तो क्यों? जिम्मेवार भी राजा होगा और स्टैंड भी राजा ही लेगा। सो ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी आती है, कैसे किसी चीज़ को रिस्पॉन्सिबल तरीके से सॉल्व करना है ये इनको आता है। तो ये नेचर इनका थोड़ा सा जो बाउंडेशंस में रहने वाला, लिमिट्स में जो रूल बना दिए गए उस रूल के ऊपर चलने वाले ऐसे लोग होते हैं। और ऐसा स्पाउस ही आपको मिलेगा जो रूल्स के ऊपर चलने वाला होगा, लॉजिकलेस बात नहीं करेगा, ये बात करेगा तो हमेशा लॉजिक्स की करेगा और बाउंड्रीज की करेगा और रूल्स की करेगा। सो ऐसा नेचर जो है इंसान का रहेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऐसे केस में कि आपकी तरफ से कोई ऐसी गलती ना हो जिसपे अगले की डिग्निटी पे बात आ जाए, क्योंकि डिग्निटी को लेकर सबसे पहले ये रिएक्ट करेंगे। डिग्निटी अगर इसकी कहीं ना कहीं दांव पे लगेगी तो ये लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी और हर वो काम होगा जो नहीं होना चाहिए एक रिलेशनशिप में। सो डिग्निटी का खास ख्याल रखिए, कोई भी बात ऐसी मत कीजिए जो इनके शान के खिलाफ हो। ऐसा नेचर आपको आपके स्पाउस में देखने को मिलेगा। बात करता हूँ 6 नंबर राशि वर्गो की। वर्गो सर्विस का साइन है, 6 नंबर साइन है, सर्विस का साइन है।
और ऐसे लोग, ऐसे नेचर के जो स्पाउस आपको मिलेंगे, उनका क्या होता है कि अपने में फॉल्ट इंसान को नहीं दिखता, फॉल्ट दिखता है अगले इंसान में। चाहे लाख गलत हों, लेकिन अपना फॉल्ट नहीं दिखेगा, अगले इंसान का फॉल्ट दिखेगा कि आप गलत हो, मैं गलत नहीं हूं। यानी कि 6 नंबर राशि अगर आपके 7th भाव में अगर आ जाती है तो स्पाउस ऐसा मिलेगा जिसमें आपको, आपके अंदर वो नुक्स निकालेगा, अपने नुक्स जो है वो नहीं गिनेगा, आपके नुक्स आपको निकाल के दिखाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इनको कोई ना कोई काम दे देना चाहिए। ये घर पे आइडल नहीं बैठने चाहिए, क्योंकि जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। सो ये शैतानी ना आए, बिजी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्विस का साइन है। तो ऐसे लोगों को कोई ना कोई सर्विस, ऐसे लोगों को कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए जहाँ पे ये अपना ब्रेन एंगेज रखें, तो नेचर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। इंसान, सीधी सी बात है, इंसान बिजी रहे तो उनको फालतू चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं होता, तो इनको बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। सो जब भी आप इनसे शादी करें, जब भी आपके स्पाउस की राशि ये सेम है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपकी शादी हो चुकी हुई है, तो आपका एक सोल्यूशन ही हो गया कि उनको थोड़ा बिजी कीजिए। यहाँ आपको जब जीवन साथी मिलने वाला है वो ऐसा मिलने वाला है जो मैंने आपको भी कैरेक्टरिस्टिक बताया है। 7 नंबर तुला। तुला जिसके 7th हाउस में आ गया, नेचुरल 7th हाउस, ये इसका अपना हाउस है। सो तुला वाले जो होते हैं लोग, ये थोड़े से शौकीन होते हैं, और शुक्र, क्योंकि इसके आधिपत्य जो है वो शुक्र के पास है, तो शुक्र इनके मालिक हैं। नेचर में जो चीज़ डिमांड ज़्यादा होती हैं, लालसा ज़्यादा होती है। लालसा इन द सेंस कि अचीव करने की चीज़, कि मेरे पास हर चीज़ हो, मेरे को हर चीज़ चाहिए, तो कहीं ना कहीं वेल ऑफ होने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपकी स्पाउस की राशि में, आपकी स्पाउस की राशि ये पड़ रही है, या आपको ऐसा कोई जीवन साथी मिल चुका है, अगर नहीं मिला तो आपको ऐसा मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में 7 नंबर आपके यहाँ लिखा, तो आपको ऐसा जो है जीवन साथी मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा डिमांड्स हाई हो सकती हैं, थोड़ी सी चाह ज़्यादा हो सकती है, थोड़ा सा जो चीज़ों को पाने की जो लालसा है थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा लिब्रा वाले जो होते हैं, इसका साइन है तकड़ी, और सबसे बड़ी बात इसकी ये है, तकड़ी होती है बैलेंस करने वाली। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों की लाइफ सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस इन्होंने की होती है। कोशिश करते हैं बैलेंस करने की, सारी ज़िंदगी कोशिश में निकालने की कोशिश इनकी रहती है, वो कोशिश में ही सारी ज़िंदगी निकल जाती है। और साइन है लिब्रा का, और इसका जो सिंबल है वो तकड़ी होने के बावजूद भी लाइफ जो है वो बड़ी अनबैलेंस रहती है, कभी इधर हो जाती है, कभी आगे हो जाती है। थोड़ा सा स्पेस इनको देना ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा सा स्पेस इनको अगर देंगे, सोचने का टाइम देंगे, इनको स्पेस देंगे, इनकी बात सुनेंगे, तो आपके स्पाउस की नेचर में बहुत ज़्यादा अच्छा इजाफा जो है वो हो जाएगा। बात चल रही है अगली राशि की, स्कॉर्पियो राशि की, वृश्चिक राशि की। अगर 7th हाउस में 8 नंबर लिखा आए तो आपका नेचर, जो स्पाउस का नेचर कैसा होगा। ये लोग ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि ये साइन जो है ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, ये लोग ट्रांसफॉर्मेशन में विश्वास रखते हैं। कुछ चीज़ अटक रही है, उसको ख़त्म करके नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करेंगे। नेचर ऐसा होगा कि छोड़िए, इसको रहने दीजिए, हम और कोशिश करते हैं, या कोई और चीज़ देख लेते हैं। सपोज कीजिए कोई काम कर रहे हैं, वो काम अटक गया है, तो स्विच करने की कोशिश करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इनके लिए आपको ज़्यादा सेंसिटिव रहना पड़ेगा। थोड़ी सोच इनके लिए, आपकी सोच इनके लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये इनको इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्कॉर्पियो जो राशि है, ये बड़ी इमोशंस वाली राशि है। अगर आपकी कुंडली में 8 नंबर लिखा है और आपका स्पाउस ऐसा है जिसको ज़्यादा इमोशनल है, बात बात पे आंसू आ जाते हैं, तो आपको इनको इमोशनल सपोर्ट दे के रखना पड़ेगा। आप इनको इमोशनल सपोर्ट देंगे, ये ज़िंदगी भर आपको तंग नहीं करेंगे। बात फिर वही, प्लेनेट आएगा, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा, लेकिन 8 नंबर राशि अगर आएगी तो इनको इमोशनल सपोर्ट आपको देना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन में ये विश्वास रखते हैं, चीज़ों को ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं करते, चेंज करने की कोशिश करते हैं और मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा साथ देके इनकी हेल्प करके मैटर को सॉल्व करना चाहिए, मैटर को ख़त्म करना चाहिए। भलाई भी इसी में होती है कि कोई अगर चीज़ उलझ गई है तो उसको थोड़ा, या तो उसको थोड़ा सा किसी की एडवाइस ले लो, या फिर उसको ख़त्म करके चेंज करके नए सिरे से कुछ चीज़ शुरू कर देनी चाहिए। सो ये 8 नंबर राशि का 9 नंबर राशि, ये लोग, क्योंकि 9th राशि जो है ये जुपिटर की राशि है, कहीं ना कहीं विजडम सबसे आगे आएगी। अब 7वें भाव में 9 नंबर लिखा है, लगन के बिल्कुल ऑपोजिट, 1 नंबर के, मतलब 1 नंबर लगन के बिल्कुल ऑपोजिट जो घर पड़ता है वो 7th घर है। कई लोगों को नहीं पता कि राशि में और भाव में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि जो 7वां घर होता है, 7वां भाव होता है, उसके अंदर जो राशि लिखी होती है वो आपकी राशि होती है। अगर यहाँ पे 9 नंबर लिखा आए, क्योंकि ये लंबा दूर की राशि है, दूर की राशि, जुपिटर की राशि है, लॉन्ग टर्म गोल्स इनके रहते हैं, दूर की सोच रखते हैं, शॉर्टकट में विश्वास नहीं रखते, विजडम की राशि है, समझदारी से चलेगी, बड़ी नेचुरल सी बात है। तो यहाँ पे थोड़े से लंबे इनके जो है गोल्स होते हैं,
शॉर्ट टर्म्स में ये विश्वास नहीं करते, शॉर्टकट्स में ये विश्वास नहीं करते। आपका स्पाउस जो है, अगर आपका स्पाउस आपकी कुंडली में 9 नंबर लिखा है तो आप लकी हैं कि आपके जो जीवन साथी हैं वो मैच्योर आपको मिलने वाले हैं, काफ़ी मैच्योरिटी रखते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि लोगों के 9 नंबर लिखा हो और उनके स्पाउस जो मैं बोल रहा हूँ उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन उसमें फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा प्लैनेट्स का। यहाँ तो दृष्टि आ रही होगी किसी ना किसी की, या फिर उसमें कोई प्लैनेट बैठा होगा, नेचर में चेंज आ जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बात सिर्फ राशि की चल रही है। तो राशि जो 9 नंबर है, विजडम की राशि है, समझदारी की राशि है, हाई एजुकेशन की, आपका जो हायर एजुकेशन है उसकी राशि है। पीएचडी की जब बात करते हैं, हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल से आगे की बात करते हैं, तो ये राशि जो है आपकी हाई लेवल की एजुकेशन की राशि होती है। सो ये लोग थोड़े लॉजिकल होते हैं, ज़्यादा लॉजिकल, माफ़ कीजिएगा, थोड़े नहीं, ज़्यादा लॉजिकल होते हैं और समझदारी से चलते हैं। लंबे गोल होते हैं इनके, दूर की सोच के चलते हैं और समझदार जो हैं ज़्यादा काफ़ी समझदारी दिखाते हैं अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए भी, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए भी, और हर चीज़ जो 7वें घर से जुड़ी है उसको लेकर ये लोग समझदारी ज़्यादा दिखाते हैं। बात करूंगा 10 नंबर राशि की। 10 नंबर राशि शनि की राशि। किसकी राशि? सिस्टम की राशि। सिस्टम की जब बात की जाती है तो 10 नंबर राशि जो है वो आपको 7th हाउस में अगर मिल जाती है तो ऐसे लोग बहुत जो है सिस्टम में रहने की कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप को लेके, अपने स्पेशली अपने मैरिड रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क होते हैं, सीरियस होते हैं, बड़े मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं। 10 नंबर राशि जो है आपका स्टेटस भी है, आपका प्रोफेशनल स्टेटस भी होता है। सो ये अपने रिलेशनशिप को बहुत ढंग से चलाने की कोशिश करते हैं। स्टेटस को, अपने जो रिलेशनशिप वाला स्टेटस है उसको बहुत तरीके से सूझबूझ से चलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में, आपके स्पाउस की, आपकी कुंडली में अगर ये चीज़ आ रही है तो आपका स्पाउस कैसे मिलने वाला है? समझदार, सिस्टम में चलने वाला, आपको सिस्टम में रखने वाला, रिलेशनशिप को सिस्टम में रखने वाला। सो प्लैनेट आएगा, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा। 11 नंबर राशि एक्वेरियस, कुंभ। अब राशि किसके पास आई? कौन इसके मालिक हुए? शनि इसके मालिक हुए। ये नेचुरल, अगर ज़ोडिएक में बात की जाए या कालपुरुष की कुंडली की बात की जाए तो 11th हाउस गेंस का घर है। वर्ल्डली नॉलेज इन ऐसे लोगों को होती है। ये लोग बहुत इंसाइक्लोपीडियाज पढ़ते हैं, इनको अच्छा नॉलेज होता है, काफ़ी नॉलेज, इनको कोई भी एरिया इनका पकड़ लीजिए। 7th हाउस की बात कर रहा हूँ, 7th हाउस में राशि हो तो क्या होगा? आप इनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, इनके पास नॉलेज होती है, समझ होती है, इन्होंने उस टॉपिक को पढ़ा होता है, कहीं ना कहीं डिस्कस इन्होंने टॉपिक किया होता है। अब ये 7th हाउस में राशि आ गई तो आपके रिलेशनशिप में, मैरिड रिलेशनशिप में आपको इतनी समझ नहीं होगी, आप उतना समझ से नहीं चल पाएंगे जितनी समझ से ये चल पाएंगे, क्योंकि ये गेंस की राशि है। रिलेशनशिप कैसे बचाया जाए, अपने रिलेशनशिप में फायदा कैसे होगा वो बात की बात है, लेकिन कैसे होगा वो ये लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं। अगर आपके स्पाउस का, आपकी कुंडली में 11 नंबर है तो आपका स्पाउस बहुत समझदार होने वाला है। वो रिलेशनशिप को किस तरीके से चलाना है, कैसे फायदे में लेके आना है, रिलेशनशिप का भी फायदा होता है। कैसे हमारे रिलेशनशिप को फायदा मिलेगा, कैसे रिलेशनशिप में और क्लोज आएंगे, वो सारी चीज़ें ये सोच के चलते हैं और अपने रिश्ते को बहुत मजबूती से चलाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा जब प्लैनेट बीच में आएगा। अब यहाँ पे हो सकता है लोग सोचें कि ऐसे हमारी तो 11 नंबर लिखा मेरी कुंडली में, सर मेरा स्पाउस तो मेरे साथ रह नहीं रहा, मेरी रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका हुआ। उसमें सर्टन फॉर्मूलाज हैं, उसके अंदर केतु इन्वॉल्व हो सकता है, राहु इन्वॉल्व हो सकता है, मंगल नीच का इन्वॉल्व हो सकता है, चंद्र नीच का इन्वॉल्व हो सकता है, एन नंबर ऑफ रीजन उसके बीच में है। वो पार्ट ऑफ एनालिसिस है, आपकी कुंडली टू कुंडली वेरी करेगा, लेकिन जो बेसिक नेचर है वो ऐसी ही रहेगी। लास्ट राशि पाइसेस, 12 नंबर राशि। किस चीज़ को कैसे छोड़ना, क्योंकि 12 नंबर राशि नेचुरल ज़ोडिएक में 12 नंबर राशि जो आपका कहते हैं कि केतु यहाँ पे हो तो मोक्ष मिलता है, आखिरी राशि है, ज़ोडिएक की आखिरी राशि है। चीज़ को कैसे त्याग कर देना, क्योंकि त्याग की राशि है, सैक्रिफाइस की राशि है। तो अपने रिलेशनशिप के लिए 7th हाउस में आपकी कुंडली में अगर 12 नंबर राशि आ रही है तो आपका स्पाउस जो होगा वो त्याग करने वाला होगा, रिश्ते को बचाने के लिए त्याग करने वाला होगा, रिश्ते के बेनिफिट के लिए त्याग करने वाला होगा। और जहां पे रिश्ता खराब होने की बात होगी तो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाएगा, तो किसी भी चीज़ का त्याग कर देगा, लेकिन रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगा। बचे ना बचे वो बात की बात है, लेकिन कोशिश जो है वो ऐसी रहेगी, नेचर ऐसी होगी कि किसी तरीके से मैं अपना रिश्ता बचा लूँ। विजडम की राशि भी इसको कह सकते हैं, है तो गुरु की राशि है, त्याग वाली राशि है। त्याग कौन करता है? त्याग करते हैं जिनको कोई मुँह माया नहीं होती, जिनके मन में लालसा नहीं होती, लालच नहीं होता, वो लोग त्याग करते हैं। तो त्याग की राशि है, सैक्रिफाइस की राशि है। रिलेशनशिप के लिए, अपने मैरिड रिलेशनशिप के लिए किसी भी तरह का त्याग ये इंसान कर लेगा। अगर आपका स्पाउस की राशि ये है तो आप समझ लीजिए ऐसा इंसान आपकी लाइफ में अगर आएगा तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर वो चीज़ त्याग देगा जो आपके रिश्ते के आड़े आएगी।
अब मुझे ऐसे लग रहा है कि अब लोग जिनकी शादी होने वाली है पहले वो राशि देखेंगे फिर इंसान चुनेंगे। तो जी लोग पता क्या करते हैं, दरअसल क्या है कि कुंडली मैच मेकिंग में हमने मैच मेकिंग में बहुत एपिसोड्स किए हैं, एक बार फिर हम दोबारा एपिसोड करेंगे इस पे मैच मेकिंग की और डिटेल में मैं बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा। लोग क्या करते हैं, लोग 3 चीज़ें मिला के चीज़ें मिला के लोग शादी कर देते हैं। उनका देख लेंगे आप, राशि देख लेंगे, उसका मांगलिक नॉन मांगलिक देख लेंगे, गुण देख लेंगे, ये 3 चीज़ों से ऊपर उठते ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, देख लेंगे दशाएं सेम है या नहीं है, या लगन सेम है या नहीं है, इसके ऊपर नहीं जाते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ है, आपको नेचर समझ आ जाती है। एंटी राशि शादियां नहीं होनी चाहिए, राशि मित्र ना हो शादियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपस में मेल जोल नहीं होगा। लगन डिफरेंट हो जाए, एंटी लगन हो जाए, शादियां नहीं होती। ये तो बेसिक चीज़ है, इसके अंदर बहुत गहराई है। लेकिन आज कम से कम ये तो समझ आ जाएगा कि अपने स्पाउस की नेचर चेक कैसे करनी है। तो इस फॉर्मूले से आप अपनी जो स्पाउस की है नेचर चेक कर सकते हैं। तो अब बारी है गुड लक रिपोर्ट की। ये प्रिंस है, बनाला से हैं, कह रहे हैं कि डिवोर्स हुआ था और अब दूसरी शादी करना चाहते हैं और थोड़ा डर रहे हैं दूसरी शादी करते हुए, पता नहीं ये सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो प्रिंस जी आपका जवाब जो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, आपके गुड लक रिपोर्ट के साथ मिल जाएगा। और आप भी लोग अगर चाहते हैं आपकी गुड लक रिपोर्ट यानी आपका वर्ष फल जो है 5 साल या 10 साल आप चाहते हैं कि आपके घर तक पहुँचे, तो वो पहुँचा दिया जाता है। उसके लिए भी नंबर जो है वो यही है। तो अभी मुझे लगता है कि आज जितनी डिटेल में स्पाउस के ऊपर बात हुई है, कभी साथ भी होते हैं मियाँ बीवी तो उतनी रिसर्च नहीं करते एक दूसरे की नेचर के ऊपर जितनी आज इस एपिसोड में रिसर्च जो है वो हो गई है। तो आज कुछ खास टिप दीजिए। आज बात पुनीत जी रिश्तों की हुई है, रिलेशनशिप की बात हुई है, स्पाउस की बात हुई, तो आज तो टिप भी नहीं का बनता है। रिश्तों में कड़वाहट हो तो एक छोटा सा उपाय कीजिए। उपाय क्या, ये एक फॉर्मूला समझ लीजिए, आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। एक यात्रा, धार्मिक यात्रा आप ज़रूर किया कीजिए इकट्ठे। कंडीशन, इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जाना आपने अकेले है, इसमें कोई थर्ड इंसान नहीं जाएगा। बच्चे जा सकते हैं, आपके छोटे हैं तो ले जा सकते हैं, बड़े हैं तो ना लेके जाइए। अकेले एक रिलीजियस यात्रा कीजिए और जहाँ भी आप गए हैं, जिस भी मंदिर में गए हैं, जिस भी गुरुद्वारे में गए हैं, जहाँ भी गए हैं आप, वहाँ बैठिए। वहाँ बैठ के इकट्ठे कीर्तन सुनिए या इकट्ठे बैठ के वहाँ पे जो पाठ चल रहा है वो कुछ देर के लिए सुनिए। लंबी यात्रा यानी कि आपके घर से 2-4 घंटे की यात्रा हो और जहाँ गए हैं वहाँ पे आप वहाँ पे 1-आधा घंटा बैठ के दोनों बैठ के वो जो है उच्चारण सुनिए, वहाँ का पाठ हो रहा है या कीर्तन हो रहा है वो सुनिए। आपके रिलेशनशिप में मिठास आनी शुरू हो जाएगी, आपको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जो हैं वो अब मिलनी शुरू हो जाएंगी आपके, खास करके रिश्ते को। तो आप ये करके देखिए, इस रेमेडी से डेफिनेटली आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो थैंक यू सुनील जी का भी, क्योंकि रिश्तों को बचाना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम इंस्टेंट दौर से गुजर रहे हैं और पेशेंस भी ऐसी ही हो गई है जिसमें कि हमें ऐसे लगता है कि चीज़ें नहीं बन रही तो इनको फटाफट तोड़ दो। तो तोड़ना जो है वो कभी भी हल नहीं होता, जोड़ना हल ज़रूर हो सकता है। तो वही हल देने की कोशिश करता है एस्ट्रोपीडी। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।